हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन और उस पे हम आंसर भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे आंसर लिखना है। ये आज का जो क्वेश्चन आंसर है ये बीए, एमए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनके एग्जाम में टॉमस हार्डी प्रेस्क्राइब्ड है या द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज प्रेस्क्राइब्ड है। क्योंकि अब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, या केवीएस हो, एनवीएस हो या ईएमआरएस हो, इसके अलावा एलटी ग्रेड का एग्जाम, तो ये सभी पहले ऑब्जेक्टिव होते थे, लेकिन अब टायर 2 होने लगा है जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो बहुत बच्चे परेशान है कि आंसर कैसे लिखना है। तो ये एक मॉडल आंसर है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट हूबहू ऐसा ही लिखना है, पर आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि आंसर राइटिंग किस तरह की जाती है। और इसमें जो भी चेंजेस जो चेंजेस आपको करने चाहिए वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ओके, इस नॉवेल से आपको एक क्वेश्चन थीम पे याद रखना है, थीम बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा आपको माइकल हैंचर्ड के कैरेक्टर पे याद रखना है, माइकल हैंचर्ड्स कैरेक्टर एज अ ट्रैजिक हीरो, ये आपको याद रखना है। और थर्ड क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स, समरी, सिंबोलिज्म और 2 क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Contrast Michael Henchard and Donald Farfree as representative of old versus new values। ठीक है, यहाँ पे माइकल हैंचर्ड जो है वो ओल्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डोनाल्ड फारफ्री रिप्रेजेंट करते हैं न्यू वैल्यूज को। तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग लिखें। अगर आपके एग्जाम में ऐसा पैटर्न है या आपको सजेस्ट किया गया है कि आप हेडिंग वाइज लिखिए तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप हेडिंग लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो इम्पैक्टफुल होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको क्या समझ में आता है। टॉमस हार्डी इज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। जब भी नॉवेल का नाम आएगा हमेशा आप अंडरलाइन करेंगे और ब्रैकेट पे आप ईयर को लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक लाइन नहीं आप लिखेंगे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज पब्लिश्ड इन 1886, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट भी होती है और टाइम भी आपका लिमिटेड होता है, तो 1886 आपको ब्रैकेट में लिखना है। Was written during a period of economic and social transition in Victorian England, when traditional agrarian practices were being replaced by scientific methods एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो देखिए, ये जो नॉवेल लिखा गया है विक्टोरियन इंग्लैंड के उस ट्रांजिशनल पीरियड के इस वक्त लिखा गया है जब इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांजिशन हो रहा था। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस आ रहे थे, और उस समय ट्रेडिशनल एग्रेरियन, एग्रेरियन मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो है उनको रिप्लेस किया जा रहा था बाय साइंटिफिक मेथड एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, जैसे पहले के टाइम में जो खेत जोते जाते थे उसके लिए हल यूज होते थे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पहले के टाइम में खेत हल से जोते जाते थे, बैल और हल से जोते जाते थे, लेकिन आज के टाइम में खेत कैसे जोते जा रहे हैं? ट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो ट्रैक्टर है वो क्या है, एक मॉडर्न मेथड हो गया एग्रीकल्चर का। Hardy uses the characters of Michael Hanchard and Donald Farfree to dramatize this conflict between the old and the new order। तो हार्डी ने अपने नॉवेल में माइकल हैंचर्ड एंड डोनाल्ड फारफ्री दोनों कैरेक्टर को यूज किया है इस कॉन्फ्लिक्ट को ड्रामेटाइज करने के लिए। क्या कॉन्फ्लिक्ट है? बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू ऑर्डर। ठीक है, अब आपको मैं एक सजेशन दूंगी। आप में से कई बच्चे मुझे आंसर भी भेज रहे हैं, तो आप में से कुछ बच्चे जो नाम लिख रहे हैं या तो इसकी स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, या तो जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कैपिटल में आपको लिखना है, प्रॉपर पंक्चुएशन आपको यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए हैंचर्ड, हेडिंग क्या है? हैंचर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। तो आप चाहें तो इस तरह हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। माइकल हैंचर्ड सिम्बलाइजेस ट्रेडिशनल अथॉरिटी। माइकल हैंचर्ड सिम्बलाइज करते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, इंस्टिंक्ट को एंड पर्सनल पावर को। ये आपको लाइन से याद रखनी है। ठीक है, इंस्टिंक्ट एंड पर्सनल पावर। इंस्टिंक्ट मतलब जो भी उनके मन में आता है वो इस अकॉर्डिंग काम करते हैं। ही रिलाइज ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल इम्पल्स एंड एक्सपीरियंस रादर दैन कैलकुलेशन। तो माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर कैसा है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को सिम्बलाइज करते हैं, इंस्टिंक्ट पे बिलीव करते हैं, पर्सनल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ज्यादा डिपेंड करते हैं, इमोशनल इम्पल्स पे, और दूसरा चीज एक्सपीरियंस पे। कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, कैलकुलेशन पे नहीं फोकस करते हैं।
हार्डी ने इनको डिस्क्राइब किया। ये लाइन आपको याद रखनी है, जब भी आप माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर आप लिखेंगे आप इन लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं। जो अभी हमने जो 3 लाइंस डिस्कस करी आप इनको भी कैरेक्टर में लिख सकते हैं। तो हार्डी डिस्क्राइब हिम एज possessing the courage of a man of 6000 years ago। ठीक है, हार्डी ने क्या बताते हैं कि ये एक ऐसे मैन थे जो 6000 ईयर्स पहले के जो मैन थे उसको उसकी जैसा करेज वो रखते थे। तो ये क्या दिखाता है, उनका प्रिमिटिव एंड इनफ्लेक्सिबल नेचर। इनका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, समय के अनुसार ये अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, इसीलिए इनको प्रॉब्लम भी होती है और इसीलिए ट्रेजिक हीरो भी हैं। और इनके जो बिजनेस के जो डिसीजन है, दैट आर बेस्ड ऑन गेस वर्क एंड सुपरस्टिशन। ठीक है, तो जिसके कारण उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और उनका बिजनेस पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, बाद में इसको टेक ओवर करते हैं डोनाल्ड फारफ्री। तो हम क्या देखते हैं, इनके जो बिजनेस डिसीजन है ये कैलकुलेटिव नहीं है, सुपरस्टिशन पे बेस्ड है या गेस करके वो डिसीजन लेते हैं, इंस्टिंक्ट पे बेस्ड डिसीजन लेते हैं, इसके कारण उन्हें बिजनेस में अपने नुकसान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फारफ्री की। तो फारफ्री क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू ऑर्डर। ठीक है, आप इस पॉइंट्स को हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। डोनाल्ड फारफ्री रिप्रेजेंट मॉडर्निटी। आपको याद रखना है डोनाल्ड फारफ्री से रिलेटेड पॉइंट्स। डोनाल्ड फारफ्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडर्निटी, रैशनलिज्म, साइंस एंड एडॉप्टेबिलिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ही यूजेस कैलकुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक मेथड्स इन ट्रेड। तो देखिए डोनाल्ड फारफ्री रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्निज्म को, रैशनैलिटी को। रैशनलिज्म यहाँ पे हमने देखा कि जो हेंचर्ड है वो किस पे फोकस करते हैं, इंस्टिंक्ट पे। ठीक है, इंस्टिंक्ट पे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे, इमोशनल इम्पल्स एंड एक्सपीरियंस पे, इस पे ही ज़्यादा बेस्ड है, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि हमने देखा कि डोनाल्ड फारफ्री मॉडर्निटी को, रैशनलिज्म को, साइंस को और एडाप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एडाप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। ही यूजेस कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटिव माइंड के हैं। वेदर फोरकास्टिंग को भी ये देखते हैं और साइंटिफिक मेथड को अपने ट्रेड में यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में लिखिए कि जब भी आपसे आंसर पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप इन लाइंस को ऐड कर सकें। अनलाइक हेंचर्ड की से जस्ट अपोजिट फारफ्री क्या है, ही इज काम, डिप्लोमेटिक एंड इमोशनली कंट्रोल। ठीक है, फारफ्री क्या है, काम है, बहुत शांत रहते हैं, डिप्लोमेटिक हैं और इमोशनली कंट्रोल्ड हैं। हार्डी क्लियरली कंट्रास्ट द टू। हार्डी ने क्लियरली इन दोनों को कंट्रास्ट किया है और क्या बोला है, ये लाइंस भी आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। हेंचर्ड ट्रस्टेड टू इंस्टिंक्ट, फारफ्री ट्रस्टेड टू कैलकुलेशन। ठीक है, हेंचर्ड ने हमेशा किस पे ट्रस्ट किया, इंस्टिंक्ट पे, और फारफ्री ने हमेशा किस पे ट्रस्ट किया, कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके हो गए अलग अलग। अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेंचर्ड एंड फारफ्रे इज बोथ इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये आपको याद रखना है, ये जो हेंचर्ड एंड फारफ्रे के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इकोनॉमिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। कैसे, क्योंकि हेंचर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब फारफ्रे उनसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, हेंचर्ड जिल्सी इंटेंसिफाइज एज फारफ्रे राइजेज इन सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस। तो हेंचर्ड की ज्वेलसी जो है उनसे वो इंटेंसिफाई हो जाती और बढ़ जाती है जब फारफ्रे सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस में उनसे ऊंचे हो जाते हैं। देयर राइवलरी सिंबलाइजेस द इनएविटेबल डिफीट ऑफ ट्रेडिशन बाय प्रोग्रेस। और इनकी जो राइवलरी है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, इनएविटेबल डिफीट ऑफ ट्रेडिशन बाय प्रोग्रेस। कि जो आपने देखा होगा कि ट्रेडिशन हमेशा ही प्रोग्रेस से डिफीट होती है। ठीक है, इसका कोई आप कह सकते हैं अवॉइडेंस नहीं है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता कि जो ट्रेडिशन को हमेशा प्रोग्रेस डिफीट कर देती है। तो यही चीज इन दोनों की राइवलरी भी दिखाती है। फेट सीम्स टू फेवर फारफ्री। ऐसा लगता है जो फेट है वो फारफ्री को फेवर कर रहा है। एंड री इन्फोर्सिंग हार्डीज डिटर्मिनिस्टिक वर्ड व्यू। और इस तरह हमें समझ में आता है कि हार्डी का जो डिटर्मिनिस्टिक वर्ड व्यू है कि दैट एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, उसको री इन्फोर्स करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, कोइंसिडेंटली होने लगती है कि हेंचर्ड का डाउनफॉल होने लगता है और फारफ्री प्रोग्रेस करने लगते हैं। ठीक है, वो ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग, थीम ऑफ एडाप्टेबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। तो ये देखिए रिजिडिटी किसके अंदर होगी, हेंचर्ड के अंदर। एडाप्टेबिलिटी किसके अंदर होगी, फारफ्री के अंदर। ठीक है, हार्डी सजेस्ट दैट सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एडाप्टेबिलिटी। ठीक है, फारफ्री सक्सीड्स बिकॉज ही एडजस्ट टू चेंज। ठीक है,
तो हार्डी ने सजेस्ट किया है इस नॉवल में, वो सजेस्ट करते हैं कि सर्वाइवल हमेशा एडाप्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। अगर आप चीज़ों के अनुसार खुद को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फारफ्री सक्सेस करते हैं क्यों? बिकॉज ही एडजस्ट टू चेंज, क्योंकि वो एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं अपने अंदर। लेकिन हेंचर्ड की जो रिजिडिटी है दैट लीड्स टू डाउनफॉल, वाइल हेंचर्ड्स रिजिडिटी लीड्स टू डाउनफॉल। तो हेंचर्ड की हमने रिजिडिटी देखी, वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, और इसी कारण उनका डाउनफॉल भी होता है। तो ये जो कंट्रास्ट है वो क्या सपोर्ट करता है? ये कंट्रास्ट ये सपोर्ट करता है हार्डी का बिलीव दैट मॉडर्न सोसाइटी हैज नो प्लेस फॉर प्रिमिटिव पैशन एंड अथॉरिटेरियन डोमिनेंस। ये कॉन्ट्रास्ट हार्डी का ये कॉन्ट्रास्ट जो है हार्डी का बिलीव दिखाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो प्रिमिटिव पैशन है और जो अथॉरिटेरियन डोमिनेंस है उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो इन सारी लाइंस को जब आप अपने आंसर में लिखेंगे, देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसे अंडरलाइन आपको करनी है। ठीक है, जैसे यही लाइन है जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन करी है, आप इसको अपने आंसर में अंडरलाइन कर सकते हैं। या जो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, यस, राइवलरी सिम्बलाइजेज द इनएविटेबल डिफीट ऑफ ट्रेडिशन बाय प्रोग्रेस। तो आप इनएविटेबल डिफीट ऑफ ट्रेडिशन बाय प्रोग्रेस इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे डोनाल्ड फारफ्री रिप्रेजेंट मॉडर्निटी, रैशनलिज्म, साइंस एंड अडॉप्टेबिलिटी, आप इन सब वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। ठीक है, दो हेंचर्ड एंड फारफ्री थ्रू हेंचर्ड एंड फारफ्री हार्डी रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल शिफ्ट। तो हार्डी क्या क्या दिखाते हैं हेंचर्ड एंड फारफ्री के थ्रू? वो दिखाते हैं एक हिस्टोरिकल शिफ्ट। हिस्टोरिकल शिफ्ट किससे? फ्रॉम ओल्ड एग्रेरियन इंग्लैंड टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टर के माध्यम से हमें ये दिखाया गया है एक हिस्टोरिकल शिफ्ट। ओल्ड एग्रेरियन इंग्लैंड किसको दिखा रहे हैं? हेंचर्ड को। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसको दिखा रहे हैं? फारफ्री को। ठीक है, हेंचर्ड्स fall and Farfrey's rise demonstrate, क्या demonstrate करता है? That success in the modern world requires flexibility, reason and self control। इस नॉवल में इनके माध्यम, इन दोनों कैरेक्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि फारफ्री का जो राइज होता है वो किस चीज से होता है। फारफ्री क्यों सक्सेस होते हैं? क्योंकि सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी, रीजन एंड सेल्फ कंट्रोल, मेकिंग दिस कंट्रास्ट वन ऑफ द नॉवेल सेंट्रल थीम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया आपका, और इस तरह आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया, और आपको इसी तरह लिखना है। देखिए ये आपका आंसर पूरा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगर आप देखें तो ये पूरा आंसर कॉम्पैक्ट है। अब आप चाहें, जैसे आपकी वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स की हो सकती है या 300 वर्ड्स की, ये जो आंसर है 400 वर्ड्स का है, तो आपको आंसर को थोड़ा कंसाइज करना है। कुछ पॉइंट्स को आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखें शुरुआत का ही जो है पहला पॉइंट जो है ये दिस। ठीक है, अगर आप यहाँ इसकी बात करें तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इंट्रोडक्शन को आप शॉर्ट कर सकते हैं। कॉन्क्लूजन में थोड़ा सा लेंथी है ये, आप 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म कर दीजिए। और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट किया गया, तो आप उनको भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट आप करेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। इफ़ आई टॉक अबाउट 200 वर्ड्स, तो 200 वर्ड्स आपके 2 पेज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ और कंक्लूजन का 1 पैराग्राफ, और छोटे छोटे ही होने चाहिए। 2 से 3 आपको कोटेशन ऐड करनी है। ठीक है, जो आइडियल है वो ये है कि 2 आपकी होनी चाहिए और 2 आपकी एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 3 कोटेशन आ रही तो वो भी लिख सकते हैं, छोटी छोटी सी। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं। आप दो लाइन की 2 कोटेशन ऐड कर सकते हैं और 1 लाइन की 1 कोटेशन, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। माइकल हेंचर्ड एज अ ट्रैजिक हीरो, जस्ट अ मिनट, ओके। Michael Henchard as a tragic hero. So Michael Henchard is the central figure of the mayor of Castrovis. ठीक है, like a classical hero, he rises from a humble hairdresser to the mayor of Castrovis through sheer determination. ठीक है, अपने determination की वजह से ही वो एक हेयर ड्रेसर से मेयर ऑफ कैस्टरविज बनते हैं।
लेकिन जो इनकी ट्रेजेडी होती है वो ओरिजिनेट करती है उनके हेमार्शिया में या फैटल फ्लॉ में। उनका फैटल फ्लॉ क्या है? अब देखिए, आपसे कोई भी आंसर पूछा जाएगा, आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इनका हेमार्शिया या फैटल फ्लॉ है उनका अनकंट्रोलेबल टेम्पर एंड इम्पल्सिवनेस। ठीक है। द ड्रंकन सेल ऑफ हिज वाइफ इज द टर्निंग पॉइंट दैट शेप्स हिज डेस्टिनी। ये जो ड्रंकन जो सेल थी, लाइक ड्रिंक करके जो उन्होंने गुस्से में झगड़ के अपनी वाइफ को सेल कर दिया था न्यूसन को, ये उनकी डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट था। हार्डीज फेमस स्टेटमेंट, हार्डी का क्या फेमस स्टेटमेंट है? कैरेक्टर इज फेट। जब भी आप लोग लिखते हैं, ये भी मैंने आपकी कोटेशन देखी, आप में से बहुत लोग स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। फेट अगर आ रहा है या डेस्टिनी आ रहा है तो आपको डी कैपिटल में लिखना है, एफ कैपिटल में लिखना है, ये आप याद रखिए। ये जो स्टेटमेंट है ये फुली रिकॉग्नाइज्ड रियलाइज्ड किया गया है हेंचर्ड की लाइफ में। दो ही अटेम्प्ट्स रिपेंटेंस, हालांकि हमने देखा कि वो एब्सटिनेंस के माध्यम से, मतलब उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो 21 साल वो लिक्वर को टच नहीं करेंगे, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई। उन्होंने सुजैन से शादी कर ली अपनी रिग्रेट को, अपने आप कह सकते रिपेंट करने के लिए, रिग्रेट जो उनके मन में था उसको दूर करने के लिए। बट इनके मन में जो प्राइड थी, जो ज्वेलसी थी, ये दोनों स्पेशली टुवर्ड किसके प्रति? फारफ्रे के लिए, वो इनके डाउनफॉल को एक्सेलरेट कर लेती है, उनके डाउनफॉल को और बढ़ा देती है। ठीक है। हार्डी ऑल्सो प्रेजेंट फेट एट हॉस्टाइल। इन्होंने अपने हार्डी ने अपने नॉवल में फेट को एक हॉस्टाइल के रूप में भी दिखाया है, और जो ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है? हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट है हेंचर्ड की डेथ इन लोनलीनेस एंड हिज, इनकी विल जो है रिक्वेस्टिंग दैट नो मैन शैल रिमेंबर मी, नो मैन रिमेंबर मी, ये इनकी कंप्लीट ट्रैजिक जर्नी को दिखाती है। इनकी ट्रेजिडी मॉडर्न है, ये मॉडर्न ट्रेजिडी का एग्जाम्पल माना जाता है ये जो ट्रेजिडी है। क्यों? बिकॉज इट लैक्स हीरोइक कंसोलेशन एंड एंड्स इन टोटल निगेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हीरोइक कंसोलेशन नहीं है और लास्ट में टोटल निगेशन ही मिलता है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को आपको हेंचर्ड के कैरेक्टर में ऐड करना है। ओके। नेक्स्ट है थीम ऑफ फेट एंड डिटर्मिनिज्म। सो फेट एंड डिटर्मिनिज्म बोथ डोमिनेट हार्डीज विजन इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनिज्म एंड विक्टोरियन पेसिमिज्म। ये दोनों आपको पॉइंट्स ऐड करना है। हार्डी पोर्ट्रेज लाइफ एज गवर्न्ड बाय चांस एंड इनएविटेबिलिटी। तो इस नॉवेल में अगर हम देखें, या हार्डी के ही नॉवेल में अगर आप देखें, तो फेट और डिटर्मिनिज्म डोमिनेट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है फेट और डिटर्मिनिज्म, ये कहीं ना कहीं पूरे नॉवेल में डोमिनेट होता दिखता है। ठीक है। हार्डी की अगर हम लाइफ देखें, हार्डी की फिलॉसफी देखें, उनके नॉवेल्स को देखें, तो वो इन्फ्लुएंस्ड है डार्विनिज्म से और विक्टोरियन पेसिमिज्म से। ठीक है। हार्डी ने अपने नॉवेल में लाइफ को गवर्न किया है, लाइफ को दिखाया है एज गवर्नड बाय चांस एंड इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। हेंचर्ड का जो सिंगल एरर है, जो सुजैन को वो सेल कर देते हैं, दैट सेट्स डेस्टिनी इन मोशन। ठीक है, इसी कारण उनकी जो डेस्टिनी है वो मोशन में सेट हो जाती है, मतलब उनकी डेस्टिनी का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंट कोइंसिडेंसेस, और उसी के साथ के जो कोइंसिडेंस हैं वो रीइंफोर्स करते हैं इस आइडिया को दैट ह्यूमन विल इज पावरलेस। क्या दिखाते हैं? कि फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है, फेट वर्सेस फ्री विल को दिखाते हैं। ह्यूमन विल इज पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द फेट। ठीक है। हार्डी रिमार्क करते हैं द स्कीम ऑफ थिंग्स बिगैन टू शेप इटसेल्फ टू द सेंस ऑफ ए रॉन्ग। हार्डी ये बताते हैं जैसे ही सुजैन को सेल किया गया, तो जो फेट है, फेट की जो मोशन है वो शुरू हो जाती है, जो फेट का खेल है वो शुरू हो जाता है ना। स्कीम ऑफ थिंग्स बिगैन टू शेप इटसेल्फ टू द सेंस ऑफ रॉन्ग। धीरे धीरे खुद ही सारी चीजें ऐसे होने लगती हैं जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगती हैं। वो ये सजेस्ट करती हैं अ यूनिवर्स दैट पनिशेस मॉरल एरर। क्या सजेस्ट करती है लाइन? कि ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा मॉरल एरर को पनिश करती हैं। और मॉरल एरर क्या थी? जो उन्होंने अपनी वाइफ को बेच दिया था। हाउ एवर फेट ऑपरेट्स थ्रू कैरेक्टर। जो फेट है वो कैरेक्टर के माध्यम से ऑपरेट करता है। जैसे अगर हम देखें तो हेंचर्ड का हमने क्या देखा? प्राइड एंड रिजिडिटी। ठीक है, इसके कारण वो वल्नरेबल बन जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। जिस पे उनको बड़ा गर्व था वही उनकी डाउनफॉल का कारण बनता है। जबकि फारफ्रे की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इनकी सक्सेस को इंश्योर करती है। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट डिटरमिनिज्म इन द नॉवेल इज बोथ एक्सटर्नल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है।
इस नॉवल में हमें जो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, फेथ का जो कॉन्सेप्ट मिलता है, वो एक्सटर्नल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। एक्सटर्नल है फारफ्रे के माध्यम से, और साइकोलॉजिकल है जो हैंशर्ट के मन में जो जेलसी रहती है, जो प्राइड रहता है, उसके माध्यम से। एंड द ट्रेजिक एंडिंग क्या दिखाती है? कंफर्म करती है हार्डी का बिलीव दैट फेट अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स ओवर इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि हमेशा फेट की ही विजय होती है, इंडिविजुअल एफर्ट की नहीं। तो आपको इन लाइंस को अपने आंसर में ऐड करना है और पॉइंटर्स बना के आप अपने नोट्स में ऐड करिए, जिससे जब भी आप कोई आंसर लिखें इनको इंक्लूड करें। ठीक है, लास्ट है हेंचर्ड वर्सेस फारफ्री। तो आज हमने डिस्कस किया है, इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हेंचर्ड एंड फारफ्री रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन विक्टोरियन इंग्लैंड। ठीक है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी स्पेशली विक्टोरियन इंग्लैंड में जो थी, वो हेंचर्ड एंड फारफ्री के माध्यम से दिखाई गई है। हेंचर्ड रिलाइज ऑन इंस्टिंक्ट, इमोशन एंड अथॉरिटी। हमने हेंचर्ड को देखा, माइकल हेंचर्ड, इनके कैरेक्टर में हमें इंस्टिंक्ट दिखता है, इमोशन दिखता है और अथॉरिटी दिखती है। वाइल फारफ्रे, जबकि फारफ्रे ट्रस्ट करते हैं साइंस को, कैलकुलेशन को और रीजन को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। हार्डी क्लियरली स्टेट, हार्डी क्या बोलते हैं? हेंचर्ड ट्रस्टेड टू इंस्टिंक्ट, फारफ्रे ट्रस्टेड टू कैलकुलेशन। राइट, ये आपको कोटेशन ऐड करनी है। जब भी आप कोटेशन लिखेंगे हमेशा आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ पे सेम लाइन में हार्डी क्लियरली स्टेट्स, आपको लाइंस चेंज करके आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, एक वर्ड जितनी जगह छोड़ के, और आपको यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देना है और फिर क्लोज कर देना है। आपको इसी तरह लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 लाइन की है तो आपकी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, और फिर आप जब आंसर लिखेंगे तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। हेंचर्ड सिम्बलाइजेज द ओल्ड एग्रेरियन वर्ड। हेंचर्ड क्या सिम्बलाइज करते हैं? ओल्ड एग्रेरियन वर्ड को। अनेबल टू अडॉप्ट टू चेंज, वो अनेबल हैं, चेंज नहीं कर सकते अपने अंदर। जबकि फारफ्री रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेस को, ओके, कैपिटलिज्म को ये रिप्रेजेंट करते हैं। देयर राइवलरी शोज, इनकी राइवलरी शो करती है, क्या शो करती है? दैट सक्सेस इन मॉडर्न सोसाइटी डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। जो सक्सेस है मॉडर्न सोसाइटी की, जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी में, rather than फोर्स और rather than rigidity. So Henchard fall and Warfrey's rise reflect the inevitable replacement of the old order by the new. Inevitable जो replacement है हमेशा new things जो है that takes place of the old things. तो ये inevitable replacement को ये दिखाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आज का लास्ट, हम कह सकते हैं रोल ऑफ विमेन इन द सोसाइटी। तो हार्डी प्रेजेंट्स वुमेन एज द विक्टिम ऑफ पैट्रियार्की एंड सोशल हिपोक्रेसी। अगर आप देखें इसमें लुसिटा हैं, सुजैन हैं, हम क्या देखते हैं? इनको विक्टिम देखते हैं पैट्रियार्की का। सुजैन को भी पैट्रियार्की का एक बहुत बड़ा हम विक्टिम देखते हैं, क्योंकि उन्हें सेल कर दिया जाता है, उनकी लाइफ पूरी डिपेंडेंट रहती है। लुसिटा को भी हम देखते हैं, लुसिटा की लास्ट में डेथ हो जाती है आफ्टर स्किमिंगटन राइड। शी कुड नॉट टेक दिस शेम, ओके, शी कुड नॉट bear tolerate this shame. Suzanne Henchard embodies silent suffering and submission. ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। सुजैन हेंचर्ड क्या सिंबलाइज करती है? साइलेंट सबमिशन और सफरिंग। जबकि लुसिटा जो है, लुसिटा हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, बट शी इज पनिश्ड बाय सोसाइटी थ्रू द स्किमिंगटन राइट। ठीक है, आपको स्पेलिंग याद रखनी है लुसिटा की, टेम्पलमैन की, स्किमिंगटन राइट की, विच लीड्स टू हर डेथ। तो ये जो पब्लिक शेम जो होती है उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो एलिजाबेथ का जो कैरेक्टर है वो आपको याद रखना है। एलिजाबेथ जेन सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ हर पेशेंस एंड एडाप्टेबिलिटी। एलिजाबेथ जेन का जो कैरेक्टर है वो भी माइकल हेंचर्ड से अपोजिट ही है, बिकॉज उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर एडाप्टेबिलिटी है, जबकि हेंचर्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अपने पेशेंस और एडाप्टेबिलिटी के कारण वो सर्वाइव कर जाती हैं। हार्डी एक्सपोजेस द डबल मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। इसमें विक्टोरियन सोसाइटी का डबल मॉरल स्टैंडर्ड भी दिखाया गया है, वेयर वीमेन आर जज्ड हार्शली, जहाँ पे विमेन को हार्शली जज किया जाता है, जैसे हमने लोसेटा के केस में देखा, जबकि मेन जो है वो एस्केप कर दे हैं सीवियर पनिशमेंट को। तो ये तो देखिए हर जगह ही होता है ना, विमेन को हमेशा हार्शली जज किया जाता है, जबकि मेन हमेशा एस्केप कर जाते हैं सीवियर पनिशमेंट को। राइट, थ्रू दीज विमेन हार्डी क्रिटिसाइजेस द इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो इन विमेन के माध्यम से हार्डी इनजस्टिस और सोशल नॉर्म्स की क्रुएलिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने उसमें नोट्स में लिखेंगे। और आज के 2 पॉइंट और है, ओके, ये पॉइंट लास्ट नहीं था। सोसाइटी एंड रेपुटेशन आप देखिए इन द नॉवेल। So in the novel, The Mayor of Casterbridge, society acts as the
पावरफुल मॉरल फोर्स, ठीक है। सोसाइटी एज अ पावरफुल मॉरल फोर्स एक्ट करती है। रेपुटेशन डिटरमाइन करती है सोशल स्टैंडिंग को, ठीक है। सोसाइटी में आप कैसे स्टैंड कर रहे हैं, दिस इज डिटरमाइंड बाय रेपुटेशन। और पब्लिक डिसग्रेस जो है वो क्या कर देती है, दैट लीड्स टू ruin, किसी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। हेंशर्ड को हमेशा डर लगता है, किस चीज का डर लगता है, एक्सपोजर का, मोर देन पर्सनल गिल्ट। इनको पर्सनल गिल्ट से ज्यादा तो एक्सपोजर का डर लगता है कि इन्होंने जो किया है इतने सालों पहले वो दोबारा से लोगों के सामने सामने बात ना आ जाए। एंड स्कीमिंगटन राइट ये क्या दिखाता है, सोसाइटी की कलेक्टिव क्रूएलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसके कारण लुसिटा डिस्ट्रॉय हो जाती है, इट डिस्ट्रॉयज लुसिटा। हार्डी सजेस्ट दैट सोसाइटी इज इंडिफरेंट एंड अनफॉरगिविंग। हार्डी क्या दिखाते हैं कि सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है, वो इंडिफरेंट है, उदासीन है आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, अनफॉरगिविंग, कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। दैट री इन्फोर्सेज हिज पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू, जो कि हार्डी के पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू को री इन्फोर्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म इन द नॉवेल्स। अब देखिए ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, इससे क्या है, आपको कोई भी आंसर पूछा जाएगा तो आप इन पॉइंट्स को अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। और आई थिंक यही आज का लास्ट है, हाँ दिस इज द लास्ट सिंबलिज्म। सो हार्डी यूजेस रिच सिंबलिज्म थ्रू आउट द नॉवेल, ये आपको नोट्स में लिखना है अपने। जैसे कैस्टर ब्रिज है, कैस्टर ब्रिज आप देखिए, ठीक है। तो कैस्टर ब्रिज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी को एंड सिविलाइजेशन को। कोल्ड कॉर्न एंड वेदर, कॉर्न की जो खेती हो रही है या जो फसल है, जो उसका ट्रेड है, वेदर ये क्या सिम्बलाइज करता है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और ट्रेड की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी। जैसे कॉर्न और वेदर दोनों जो है हेंशर्ड की लाइफ में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लाते हैं। और वेदर क्या होता है, वेदर को अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो वो क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल चीजों को आपके सामने ला सकता है। द सेल ऑफ हिज वाइफ, सेल ऑफ सुजैन क्या सिम्बलाइज करता है, इरिवर्सिबल मॉरल एरर, कि कुछ मॉरल एरर है जिसको आप कभी भी बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने किया है आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हेंचर्ड की विल ये क्या सिम्बलाइज करती है, अल्टीमेट डिस्पेयर एंड सेल्फ इरेजर, ये सिम्बलाइज करती है अल्टीमेट डिस्पेयर, जो उनको लास्टली जो निराशा होती है और उन्होंने अपने आप को भुला देने की जो एक विश जाहिर करी है, वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए उन्हें फॉरगेट कर दिया जाए, इसको सिम्बलाइज करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और सारे ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप दैट दिस लेक्चर वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको लगता है ये लेक्चर हेल्पफुल था तो अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप इस क्लास से जुड़े रहिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। इसके अलावा मैं ग्रामर और वोकैब पे भी आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।